हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज से हमारे चैनल पर आपकी जो निबंध की क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए जो आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका यूपी पीएससी का आरओ एआरओ का एग्जाम हो, यानी दोस्तों जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह, जहाँ पर आपका निबंध पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे, जो आपके टॉपिक देखेंगे निबंध की, पहला टॉपिक जो है वो दोस्तों आपका है एक राष्ट्र एक चुनाव। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में होगा क्या, देखिए इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा मैं आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में, कि इसकी प्रस्तावना क्या लिखना है आपको, मुख्य भाग में क्या लिखना है, कौन कौन से डायमेंशन आपको कवर करने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपका निष्कर्ष होगा उसमें क्या लिखना है, क्या सुझाव आपको देने चाहिए। तो सारा चीज़ें आपको, यानी कि पूरी रूपरेखा जो इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझा जाएगी। और देखिए दोस्तों, साथ में पता होगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपका पेड ग्रुप जो है निबंध लेखन का, उसमें दोस्तों क्या करना, देखिए आज आपका सोमवार है, तो दोस्तों ये देखिए जो आपको निबंध की वीडियो मिलेगी वो हमारे चैनल पर आपको एवरी मंडे मिलेगी, यानी प्रत्येक सोमवार को वीडियो मिलेगी आपको। उसमें दोस्तों पूरी रूप सॉरी, उसमें जो पूरी रूपरेखा है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा ऐसे से संबंधित वीडियो लेक्चर में, ठीक है। फिर क्या करना है दोस्तों, आपको आपके पास टाइम रहेगा शनिवार तक, यानी सैटरडे तक का। और दोस्तों ये देखिए जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिले करेगी रात को आपको 8 बजे, हर सोमवार को 8 PM पर, ठीक है। और जो आपका टाइम रहेगा सैटरडे को दोस्तों, वो आपका 8 PM तक रहेगा, यानी कि सैटरडे को, उसी हफ्ते की जो सैटरडे आपका आएगा 8 PM तक, उस टॉपिक जो आपको निबंध लिख करके मुझे आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। नहीं कि आप मुझे व्हाट्सएप भेजोगे उसके बाद दोस्तों जो आपका निबंध होगा, जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबका निबंध में चेक करूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कमी है आपकी, क्या इसमें आप सुधार कर सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको चाहूँ तो एक साथ पूरे नोट्स दे सकता हूँ निबंध के, लेकिन उससे फ़ायदा आपका नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप निबंध खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपका निबंध लिखना आपको नहीं आएगा। तो आपको खुद से या किसी नोट से या जहाँ से भी आप कॉपी करो, किसी बुक से, मैगजीन से, गूगल से, यूट्यूब से सर्च करके आपको निबंध लिखना है इस टॉपिक पर, ठीक है। जब दोस्तों मैं आपको चेक करके बताऊंगा, पूरा आपको सैटरडे तक का टाइम रहेगा आपके पास। और साथ ही देखिए इस टॉपिक का जो आपका PDF नोट्स होंगे मेरे द्वारा हाथ से लिखे हुए, वो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा संडे को, ठीक है। संडे को शाम तक आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको लिखना है। अभी हम पहला क्लास है। और देखिए दोस्तों, भेजना किस नंबर पर मैं बता चुका हूँ, जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आपको भेजना है 7042654209, ठीक है। यहाँ पर आपकी कॉपी जो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए निबंध लिखने वाले में, उन्हीं की कॉपियाँ केवल आपकी चेक होंगी, ठीक है। ऑलरेडी 100 से ऊपर छात्र हमारे ग्रुप में जो है जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से आपको करनी है, क्योंकि दोस्तों पता होगा कि जो भी आप निबंध लिखते हो तो निबंध आपको 3 पार्टों में आपका निबंध जो वो आपका लिखा जाता है, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट दोस्तों आपके होते हैं, एक दोस्तों आपको होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना बोलो, भूमिका बोलो, या इसको बोलो आप इंट्रोडक्शन, एक ही बात है तीनों, भूमिका और साथ में आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रो, ठीक है। ये दोस्तों पार्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, देखिए दोस्तों, आपने देखा कोई मूवी देखो, जब मूवी का टेलर आता है, एक तरह समझ सकते हो कि ये आपका मूवी का टेलर है। यानी टेलर में आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि मूवी में आपका क्या होने वाला है, क्या आपकी थीम रहेगी मूवी की। तो इससे दोस्तों जो प्रस्तावना आपकी भूमिका होती है, उसमें जो आपका एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ कि आप इस जो आपका निबंध लिख रहे हो, इस निबंध में क्या क्या आप करने वाले हो, क्या क्या आपको बताना है, ठीक है। और साथ दोस्तों मैं देखिए बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप एग्जाम में बैठो, चाहे पीसीएस को, चाहे आरओ या किसी और स्टेट लेवल का, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आपको कॉपी मिलती है नोटबुक अपना, यानी कि ऐसे लिखने के लिए, उसमें लास्ट में आपका रफ पेज होता है, रफ कार्य के लिए। तो वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पूरे ऐसे की जो आपका मैपिंग करनी नहीं है, यानी रूपरेखा बनानी नहीं है, कि आपको कौन कौन से आयाम इसमें यूज करने हैं, प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, मुख्य भाग में कौन कौन से डायमेंशन आपको यूज करने हैं। उससे तो फायदा आपका ये होगा कि अगर मान लो आप बढ़ा लो, तो वहाँ से जो आपका ऐसे होता है वो केवल आपको, जो आपका ऐसे होता है वो एक क्रम में आपका ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं से कहीं घुसा रहे हो, यानी कि एक क्रम में जो आपका फ्लो चलना चाहिए ऐसे का। अगर दोस्तों ये आप, अगर आप रबर पर इसमें मैपिंग नहीं करोगे तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ आपको लिखनी होगी, पहले लिखनी होगी, उसको आप बाद में लिख दोगे, ठीक है। तो वहाँ से दिक्कत आपको हो जाएगी। यानी जैसे हम बात करें पीसीएस एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, वहाँ पर आपको 1 घंटे, यानी कि एक ऐसे लिखने आपको लगभग 1 घंटे का समय मिलता है। तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, लगभग 10-12 मिनट जो अपने 10 से 15 मिनट जो अपने रफ वर्क पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसकी मैपिंग करने में। और बाकी 45 मिनट में आराम से आप 600-700 वर्डों में जो अपना इससे लिख दोगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो प्रस्तावना भूमिका आपकी होती है वो कितने वर्डों में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रस्तावना आपकी होती है वो मांग चलिए लगभग आपका जितने मार्क्स अंकों का, शब्दों का आपका ऐसे पूछा गया है, उसमें 10% से लेकर के 15% तक के बीच में जो शब्द आपके रह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका आरओ ए और एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको 600 वर्ड में लिखना होता है ऐसे। तो जो आपकी प्रस्तावना है वो आपकी 60 से 90, यानी 100 के आसपास जो शब्दों में आपकी
हो सकती है, ठीक है। और जो आपका निष्कर्ष होता है वो भी आपका 60 से 90 इतने में आसपास में यानी कि हो सकता है आपका 10 से 15% पार्ट में आपको निष्कर्ष भी। और जो आपका मुख्य भाग होता है वो आपका बचे हुए 70-75% पार्ट में वो आपका हो जाता है, ठीक है। ये बात आपकी प्रस्तावना की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक राष्ट्रीय चुनाव में आपको जो लिखना है इससे, वो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कोई आपका कथन, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन है, उससे भी चाहो तो आप शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों वो कथन आपका क्या है यहाँ पर, वो कथन है आपका कि लोकतंत्र में जो आपका चुनाव होता है वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। इस कथन से इसकी आप शुरुआत कर सकते हो। या फिर दोस्तों एक आपका कथन और है जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वो आपका मेलकम एक्स का कथन है। वो क्या है आपका, वो है आपका कि एक सफल चुनाव जो होता है किसी भी लोकतंत्र को बुलंदी तक पहुंचा सकता है, तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र के पतन की गर्त में ढकेल सकती है, ठीक है। इस कथन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो लिखने में, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इतना करने के बाद फिर दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका प्रस्तावना यानी कि निबंध आप शुरू कर रहे हो उसमें क्या क्या आपको आप बताने वाले हो। जैसे आप बता सकते हो कि निर्वाचन जो होता है आपका आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो आपका आधारभूत स्तंभ माना जाता है, ठीक है। और साथ में बता सकते हो वैसे तो जो भारत में चुनाव प्रक्रिया वो काफ़ी सफल रही है, लेकिन फिर भी समय समय पर इसमें आपके सुधार होते रहते हैं। परंतु अगर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है दोस्तों, वो है आपका एक राष्ट्र एक चुनाव। यानी कह सकते हो कि लोकसभा में सभी राज्य जो विधान मंडल होते हैं उनका विधानसभाओं के चुनाव जो आपका एक साथ कराना, ठीक है। अब आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इस बल पर आपको बहुत बल दिया है इस मुद्दे पर, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे आप लिख सकते हो कि जो आपका ऐसे में विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि एक निर्वाचन की जो जरूरत है आपको, यानी कि एक राष्ट्रीय चुनाव की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, और इसे क्या इसे लागू करना सही होगा, कितना आसान होगा, ठीक, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं और क्या क्या इसमें आपको समस्या आएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रस्तावना में आप पॉइंट अपना रख सकते हो, ठीक है। इतना दोस्तों जो कर लोगे फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर मुख्य भाग। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जब भी दोस्तों आप प्रस्तावना लिख रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, जो आपका प्रस्तावना हो या आपका मुख्य भाग हो, कि जो आपको ऐसे लिखना है वो आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना है। पैराग्राफ लिखना हो दोस्तों एक ध्यान देना कि जो आपका पैराग्राफ है वो 50-60 शब्दों 50-70-80 शब्दों के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका ना हो। ये भी ना होगा 20 शब्दों का ये पैराग्राफ है, इतना छोटा भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी प्रस्तावना की, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, प्रस्तावना ये नहीं कि आप सभी की प्रस्तावना सेम हो, अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसकी आप शुरुआत कर सकते हो। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका मुख्य भाग आएगा इसमें, उसके बारे में कि उसमें आपको क्या क्या बताना है। मुख्य भाग के अंदर आपको क्या क्या यहाँ पर पॉइंट आपको बताने। सबसे पहले दोस्तों जो आपकी ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है चुनाव की, वो आप बता सकते हो, ठीक है, पृष्ठभूमि, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पता होता है पहले जो आपको चुनाव होते थे, जैसे आपको बताओ पहले जो चुनाव हुए थे भारत में वो दोस्तों वो आपका 1951-52 में हुए थे। तो उस समय दोस्तों जो आपका राज्य विधानसभा का चुनाव और साथ में जो आपका लोकसभा चुनाव थे वो एक साथ हुए थे। उसके बाद दोस्तों आपका 1957 में भी आपके चुनाव एक साथ हुए थे। ये चीज़ें बता सकते हो कि यानी कि 1951-52 से लेकर के आपकी 1967 तक जो चुनाव हुए थे वो आपके एक साथ ही आपके हुए थे सभी राज्यों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई थी, देखिए एक तो आपका 1959 में केरल में आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत। और साथ में जो आपका 1968 में 1969 में आपका कई राज्यों में आपके विधानसभा जो आपकी भंग कर दी गई थी, जिसका यहाँ भी आपका राष्ट्रपति जो शासन है वो आपका लागू हो गया था। और साथ में जो आपका 1970 में जो आपकी लोकसभा थी वो भी आपकी रद्द इसमें हो गई थी, लोकसभा का आपका विघटन हो गया था, जिससे कि आपके 1971 में आपके फिर से चुनाव आपके हुए थे। तो यानी कि प्रक्रिया जो थी आपकी एक साथ चुनाव कराने की वो 1952 से लेकर के आपका 1967-68 तक आपकी लगभग चली थी, ठीक है, यानी कि 1967 तक। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखो पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना यहाँ पर आपको हो गया। और दोस्तों साथ में देखिए आपको पता होना चाहिए एक चीज़ है कि इस समय क्या होता है, कई राज्य आपके 3-4 राज्य आपके ऐसे भी हैं कि जिनके चुनाव जो होते हैं वो आपका लोकसभा चुनाव के साथ ही आपके अभी भी होते हैं। जिसमें दोस्तों एक तो देखिए आपका आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, ठीक है। एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यानी दोनों AP आपके हो गए। और एक दोस्तों आपका सिक्किम हो गया, और एक दोस्तों आपका उड़ीसा होगा। जैसे कि आपके लोकसभा चुनाव होंगे आपके अप्रैल मई में, तो यहाँ पर दोस्तों इन 4 राज्यों में भी आपके जो चुनाव है वो आपके लोकसभा चुनाव के साथ ही आपके संपन्न कराए जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपकी होगी पृष्ठभूमि। अब दोस्तों इसके बाद जो आप अगला जो पॉइंट दोस्तों वो आता है वो आपका आता है वर्तमान स्थिति के बारे में, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा देखिए सितंबर 2023 में एक कमेटी आपकी गठन किया गया था 8 सदस्यीय का, जिसके दोस्तों जो आपके सॉरी अध्यक्ष दोस्तों वो थे आपके पूर्व राष्ट्रपति जो थे भारत के रामनाथ कोविंद जी, ठीक है।
जो कि आपके रामनाथ कोविंद जो थे वो इसके आपके पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो उनकी कमेटी में गठन किया गया था, जिसने दोस्तों आपके साथ 14-15 मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उस दोस्तों रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि बताता हूँ मैं आपको, वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, विधानसभा के कार्यकाल का विस्तार और साथ में कटौती, ठीक है, विस्तार और साथ में आपका कटौती। ऐसे दोस्तों क्यों, जैसे मान लो देखिए आप चुनाव आपकी जिस भी राज्य में मान लो 2026 में आपके चुनाव होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या जैसे आपकी बात की गई 2029 चुनाव की एक साथ कराने की, जैसे मान लो 2026 में किसी राज्य चुनाव आपके होंगे, तो उस समय तो ये नहीं कि आपका विधानसभा बंद कर दिया जाए, तो उसका जो कार्यकाल 3 साल के बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और जैसे मान लो आपको पहले होने किसी चुनाव, तो उसको मतलब बाद में चुनाव होने, तो उसको आपको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। इस तरह से आपका जो विधानसभा कार्यकाल की आपकी विस्तार कटौती की आपकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया जैसे आपके लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं, आपकी भंग हो जाती है, तो उसको जो पुनर्गठन के बाद जो बचा वो समय है, उस समय तक के लिए आपके बने रहने की सिफारिश की गई है कार्यकाल तक की, ठीक है। जैसे मान लो आपका 2019 मान लो एक साथ आपके चुनाव होते हैं लोकसभा और आपके विधानसभा के, तो जैसे मान लो आपके 2027 तक कोई आपकी विधानसभा भंग हो जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, सॉरी विधानसभा किसी राज्य की, तो वहाँ पर क्या 2029 तक जो अगले चुनाव होंगे वो आपके 2029 तक होने चाहिए, ये नहीं कि अगले 5 साल तक, ठीक है, जैसे पहले आपको होता आया है, आपको पता उसी क्रम में आपका होता रहे, ठीक है। इसको आप मेंशन करते हैं कि ज़्यादा डीप में आपको बता देती है, अगर मान लो आप 100 शब्दों में इसी को बता दोगे तो फिर आपका जो ऐसे वो आपको बहुत ज़्यादा लंबा आपका हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में इन चीज़ों को आप बता सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति का, जो आपकी बात आती है कि इसके पक्ष में तर्क क्या है, यानी कि एक साथ चुनाव कराए जाए लोकसभा विधानसभा के, उसके पक्ष में तर्क क्या कह सकते हो, इसके आपके पॉजिटिव पॉइंट आपके क्या क्या है, सकारात्मक पक्ष, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें जो फायदा आपका होगा, एक दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा वो होगा आपका समय का फायदा होगा, समय और पैसे की आपकी बचत होगी, समय और पैसे की बचत, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कैसे दोस्तों बचत होगी समय और पैसे की, जैसे आपने देखा होगा जब आपका चुनाव होते कि अब हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी आपकी 2019 जो चुनाव आपका हुआ था, उसमें एडीआर की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था आपका कि उस रिपोर्ट बताया गया था कि आपका लगभग 60,000 करोड़ रुपये जो था वो 2019 के आपके लोकसभा चुनाव में आपका खर्च हुआ था। अब देखिए दोस्तों जैसे मानो आप, ये तो आप बात होगी लोकसभा चुनाव की, अब आपके देखा होगा हर साल आपके 5 से 4-5 राज्यों में चुनाव तो आपके होते रहते हैं विधानसभा के, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा पैसा इसमें आपका खर्च होता है। तो दोस्तों अगर आप मान लो सभी राज्यों में आपके चुनाव एक साथ होंगे और लोकसभा के भी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका पैसा इतना खर्च होता है, इतना पैसा आपका खर्च नहीं होगा, तो पैसे की आपकी बचत होगी, ठीक है। और एक दोस्तों बात आती है यहाँ में समय की बचत की। समय की दोस्तों बचत कैसे हो, जैसे आपने देखा होगा जैसे मान लो आपके यूपी में चुनाव हुए थे 2022 में, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो भी जिस पार्टी सरकार होती है, मान लो सरकार बीजेपी की है केंद्र में, तो क्या होता है जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं पूरे अगर भारत की बात करें, सभी आपका चुनाव करने आते हैं यूपी में, ठीक है। यानी किसी और राज्य में तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितने भी बड़े बड़े सांसद नेता लोग हैं सभी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों समय की बर्बादी आपकी होती है, और उसमें क्या होता है उससे घाटा आपका ये हो जाता है, ठीक है, कि सीएम पीएम सभी लगे थे चुनावों में, तो दोस्तों जो काम वो करने चाहिए वो काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मान लो आपका काम पढ़ाई करना है और कहीं आपको जाना पड़ा तो उसमें पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, तो इस तरह से जो उनके काम होते हैं वो आपके डिस्टर्ब होते हैं, सही से नहीं हो पाते। तो इस ये पॉइंट आपका हो गया एक। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम पॉइंट की बात करें, जैसे एक आपको देखिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ठीक है, अगर आपके एक साथ चुनाव होते तो। तो दोस्तों आपने ये भी देखा होगा जब चुनाव होते हैं राज्यों में क्या होता है कि दारू को बहाना मतलब वो दिया जाता है कि ठीक है पैसे बांटे जाते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि जो आपका पैसे बांटती चुनाव में, तो उस पर भी आपकी लगाम लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम आपकी लगेगी अगर दोनों आपके चुनाव जो एक साथ होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका ये हो गया। एक दोस्तों आपका पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है आपका हॉर्स ट्रेंडिंग पर लगाम लगेगी। हॉर्स ट्रेंडिंग दोस्तों क्या होती है आपकी, ये दोस्तों होती है जैसे कि मान लो आपका देखा होगा कि चुनाव आपके होते हैं किसी राज्य में, तो वहाँ पर आपके एमएलए एमपी को खरीदा जाता है, तो उन चीज़ों पर रोक लगेगी, ठीक है। यानी दल बदल जो आपके एक पार्टी छोड़ दूसरे में चले जाते हैं, तो इन चीज़ों पर भी आपकी रोक लगेगी। इस पॉइंट को भी यहाँ पर आप उठा सकते हो। आपने देखो कितने करोड़ रुपये में आपके विधायक खरीदे जाते हैं कि एक पार्टी छोड़ दूसरे को जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको उठाने हैं। और दोस्तों इसके बाद एक जो पॉइंट आपका रहेगा वो दोस्तों आपका आता है नागरिकों को सुविधा, ठीक है। अगर आपके एक चुनाव एक साथ होंगे तो नागरिकों को सुविधा रहेगी। कैसे रहेगी, जैसे आपने देखा होगा अगर मान लो आप गांव का प्रधान चुनाव होता है, आपको पता है कि हाँ ये जो सामने वाला दूसरी विपक्षी पार्टी का, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपका, तो उसकी वोट ही जो कटवा देते हैं वोटर लिस्ट से, ठीक है, तो उसमें भी आपकी फायदा होगा, ठीक है, नागरिक सुविधा आपकी हो गई। इसका दोस्तों हम और बात करें आपका कि जो आपका सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी आएगी,
तैनाती में कमी, जैसे आपने देखो चुनाव होते हैं तो बहुत सारा सुरक्षा बल जो आपको चुनाव में लगता है, ठीक है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो अगर मान लो सब चुनाव एक साथ होते हैं, तो होता क्या है, जैसे मान लो चुनाव है आपके यूपी में, तो क्या होगा कि जितने भी आपके लेखपाल हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, जो सरकारी टीचर वगैरह, वो सारे आपके चुनाव में लग जाते हैं। अब जब आप खुद सोचो, जब आपके टीचर चुनाव लगेंगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई है वो भी आपको डिस्टर्ब होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इन सब चीज़ों से आपकी लगाम लगेगी अगर आपके चुनाव एक साथ होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपका आता है कि जो आपकी आदर्श आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, वो आपका बार बार लागू नहीं करनी पड़ेगी। क्यों दोस्तों, जैसे मान लो इस समय आपकी आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आचार संहिता में कि जो आपके सत्ताधारी पार्टी होती है, चाहे आपकी राज्य में हो चाहे लोकसभा में उसमें केंद्र में हो, तो ना तो कोई नई परियोजना का मतलब उद्घाटन कर सकती है, शुरुआत कर सकती है, और साथ ही और भी जो काम होते हैं आपके लोगों के हित के लिए, वो सब काम आपके बंद ठप हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ना तो कोई वैकेंसी निकलेगी, ना कोई एग्जाम। अब भी आपने देखा होगा कि कोई आपका लगभग कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा है। जो आपका यूपीएससी का एग्जाम था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, यूपीपीसीएस के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, और भी कई स्टेट के जो आपके एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए, यानी कोई एग्जाम आपके समय पर नहीं हो रहे हैं। और अब अगर आपकी सब चुनाव एक साथ होंगे तो फिर आपकी बार बार आचार संहिता आपकी नहीं लगेगी, एक बार आपकी लगेगी, ठीक है। 6 पॉइंट दोस्तों आपके हो गए पॉजिटिव। और दोस्तों एक पॉइंट जो आपको होता है कि मतदान जो परसेंट है वो आपका बढ़ेगा, मतदान प्रतिशत जो आपका वो आपका बढ़ेगा अगर आपके एक साथ चुनाव होते तो। आपने देखा होगा जब आपका 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें दोस्तों मात्र जो परसेंटेज रहेगा मतदान का दोस्तों वो आपका 67.11% आपका रहा था। तो दोस्तों ये 6-7 पॉइंट मैंने बता दिए, ये आपके यानी कि एक साथ चुनाव अगर आपका होता है तो इस पक्ष में आप इन 7 पॉइंटों को आप अपना रख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी विपक्ष में तर्क क्या क्या है, विपक्ष में क्या क्या इसके तर्क हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। विपक्ष में तर्क, तो यहाँ पर सबसे दोस्तों पहला जो तर्क है दोस्तों होगा वो आपका हो जाता है कि स्वायत्तता में कमी, स्वायत्तता में पर प्रभाव पड़ेगा इसका अगर आपके चुनाव एक साथ होते हैं तो। जैसे दोस्तों आपको क्या होता है, जैसे आपका विधानसभा कार्यकाल बढ़ेगा किसी घटेगा, तो जैसे मान लो किसी में सरकार आपकी बीजेपी की इस राज्य में, ठीक है, जैसे मान लो किसी, जैसे आपका चलो हम दिल्ली मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो चलो यूपी मान लो, यूपी में सरकार आपकी बीजेपी की इस समय, तो चुनाव कब हुए थे, 2022 में हुए थे, और अगली बार 2027 में हो रहे हैं चुनाव आपके। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो अगर 2019 चुनाव एक साथ करा रहे हैं तो 24 के बाद देखिए इसका जो कार्यकाल है वो आपका 2 साल के बढ़ा दिया जाएगा, तो इसमें जो बीजेपी सरकार का फायदा है। और मान लो किसी और राज्य में जैसे मान लो किसी राज्य में कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर कम किया जाए उसका, तो उससे यानी कि उस सरकार होगी उसका घाटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्वायत्तता पर आपका इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है अगर आपके एक साथ चुनाव होते हैं तो, ठीक है। ऑल्सो एक जो आपका होगा मेन पॉइंट दोस्तों वो है आपका कि क्षेत्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे वो आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दे जो होंगे वो आपके गायब हो जाएंगे। ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको उठाना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ये चीज़ यहाँ पर कि होता क्या है, जब आपका चुनाव होता है कि जो आपका लोकसभा चुनाव होता है उसमें आपके राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं, ठीक है, और जो किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ पर आपके क्षेत्रीय मुद्दे आपके काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आपके चुनाव एक साथ होंगे तो जो आपके क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे। हो सकता है कुछ छोटी मोटी पार्टी आपकी ऐसी होती हैं जो क्षेत्रीय पार्टियाँ आपकी वो भी आपकी गायब हो जाएंगी इस तरह से, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों जब आपका 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव में 2019 में, तो दोस्तों दिल्ली में जो आपकी विधानसभा की लोकसभा की 60 सीटें थी, तो 7 सीट जो जीती थी वो आपकी बीजेपी सरकार ने जीती थी लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद आपका 2020 में चुनाव हुआ था यूपी में, दिल्ली में विधानसभा का, तो वहाँ पर क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में कि 70 में से 62 सीट जीती थी आपकी आम आदमी पार्टी ने। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चुनाव हुआ लोकसभा उसमें आपके राष्ट्रीय मुद्दे थे और यहाँ पर आपके क्षेत्रीय मुद्दे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्क आपका पड़ेगा। और साथ ही तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आपका होगा कि आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी होगी, यानी कह सकते हो राष्ट्रीय पार्टी या सत्ताधारी पार्टी, उसको आपका फायदा होगा। जैसे इस समय सरकार आपकी बीजेपी की, तो सीधी सी बात है अगर चुनाव आपके एक साथ होते हैं तो जो इस समय सत्ता में पार्टी है उसको आपको फायदा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसका दोस्तों अगला पॉइंट जो आपका आता है कि जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखिए अब क्या होगा जब आपके चुनाव एक साथ होंगे तो जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही वो आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा हो जो आपके एमएलए एमपी वगैरह होते हैं क्या करते हैं, जब चुनाव आने होता है एक साथ पहले के काम ये काम करेंगे वो करेंगे, वैकेंसी निकलेगी आपकी राज्यों में, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा जब एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो केवल एक बार ही आपकी वैकेंसी का आपको निकलेंगी। अब देखिए अब क्या हो रहा है इस समय चुनाव लोकसभा चुनाव में, देखिए यूपी में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। क्यों मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस वजह से। अगर मानो सब चुनाव एक साथ होते तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर ये हो गया। और साथ ही देखिए इससे आपकी जो लोकतंत्र है
और वो आपका संघवाद है वो आपका उसको कमज़ोर भी आपका हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट एक आपको हो गया। तो ये आपके हो गए इसमें, यानी इसकी आपकी हानि कह सकते हो या आपके विपक्ष में तर्क आप कह सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको इसको लागू करना है तो इसमें क्या क्या आपको संवैधानिक कानूनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जो अगला पॉइंट है आपका संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां आपकी क्या क्या रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ आपके ऐसे आर्टिकल है जहाँ पर आपको संशोधन करना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से आर्टिकल आपके आते हैं, एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है वो आपका आ गया आर्टिकल 83, जिसमें दोस्तों आपको कहा गया है कि जो आपका लोकसभा है वो अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए आपकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा, घटेगा कार्यकाल बढ़ेगा तो उसमें आपको भंग करना पड़ेगा। तो एक आपका आर्टिकल 83 होगा, इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक आपका आर्टिकल है आपका 85, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो आपका लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को, तो इसमें भी आपका बदलाव करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि आपका आर्टिकल 172 है, इसमें क्या है, इसमें आपका है विधानसभा कार्यकाल के 5 वर्ष का रहेगा पहली बैठक से। ठीक है, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। और जो आपका आर्टिकल 174 है उसमें दोस्तों आपका है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो आपकी विधानसभा का भंग करने का अधिकार उनके पास है, तो इसमें भी आपका संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही जो आपका आर्टिकल 356 है, यानी कि जो आपका संवैधानिक ढांचा फेल हो जाता है राज्य में तो उसमें लगता है राष्ट्रीय शासन, तो उसमें भी आपका बदलाव करना पड़ेगा। और एक दोस्तों जो बदलाव आपका होगा वो होगा आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है 1951 में, इसमें भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके संशोधन है जो काम करने पड़ेंगे अगर इसको लागू करना है, तो ये भी आपको पॉइंट इस पर कवर करने हैं। इसका दोस्तों बात आती है अब आपके सुझाव की कि आपको क्या क्या इसमें सुझाव आपको करने चाहिए, किस तरह से आपको लागू कैसा तो जो आपको निष्कर्ष पार्ट है ये आपका आ जाएगा सुझाव वगैरह। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना, देखिए आपका सबसे पहला जो पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा वो रहेगा आपका आम सहमति का निर्माण करना, आम सहमति का निर्माण करना। ठीक है, ये आपका हो गया सुझाव सबसे पहला। जैसे कि मान लो आपका जो आपके राजनीतिक दल जितने भी हैं आपके और साथ में जो सरकार हैं आपकी, उन सबको बैठ करके आपको बात करनी चाहिए। ये दोस्तों देखा होगा अगर आपने जो आम सहमति से आपका जीएसटी लागू हो सकता है, तो आपका एक राष्ट्र एक चुनाव लागू क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी जितनी राजनीतिक पार्टी वगैरह उन सबको बैठ कर आपको बात करनी चाहिए और आम सहमति निर्णय को आपका करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर आपका ये हो गया। और दोस्तों एक दोस्तों जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका अवसंरचना में निवेश। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि इतने सब एक साथ आपका चुनाव होगा पूरे देश में, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके ईवीएम मशीन वगैरह हैं, ठीक है, और भी आपका मतदान केंद्र वगैरह है, तो उन सभी को दोस्तों आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। और एक दोस्तों आपका जागरूकता, यानी लोगों के प्रति में आपको जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। और साथ ही जिनकी ड्यूटी आपकी लगती है चुनाव वगैरह में, उनको आपका मतदाता प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख सकते हो इसमें। और साथ में दोस्तों जो आपका चुनावी व्यय होता खर्चा होता है उस पर भी आपको लगाम लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपका जैसे ही दोस्तों होता क्या, जैसे जो आपका चुनाव होता है एमपी एमएलए उनके लिए तो एक आपका बजट कर किया जाता है कि हाँ इतना पैसा आप चुनाव में खर्च कर सकते हो, लेकिन टोटल पार्टी के आपका कुछ आपको लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर देखा होगा जब कितना पैसा खर्च हुआ तो अगले चुनाव में आपका, और हो सकता है इस 60,000 करोड़ हुआ था, इस बार हो सकता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इस पर भी आपका यानी चुनावी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आपको चुनावी व्यय की जो सीमा है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। और दोस्तों एक तो देखिए आपका इसमें कर सकते हो कि जैसे कि आपका ई वोटिंग प्रणाली अपना सकते हो, जिससे दोस्तों आपका मतदान होगा वो ज़्यादा आपको हो सके। ठीक है, अपनाना, तो ये पॉइंट आपके होगा सुझाव में। और दोस्तों इसका तो आपको जो निष्कर्ष बताया दिया है उसमें क्या आप लास्ट में कोई आपका कथन वगैरह हो किसी महापुरुष का, ठीक है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा आपकी रूपरेखा हो गई है कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपको मुझे निबंध लिख कर भेजना है, और दोस्तों टाइम जो बताई दिया मैंने कि सैटरडे तक का भेजना है आपको, सैटरडे को रात को 8 बजे तक। ठीक है, अभी वीडियो आपको मिल जाएगी रात में 8 बजे, तो इस पर आप निबंध लिख सकते हो। अगर कोई मन में आपको डाउट और सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।